हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका ही कोड है। आप देख सकते हैं BPCS186। दिस इज़ योर कोड एंड ये क्या है आपका तनाव प्रबंधन। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो से पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दिया था ना। तो उनमें से आप लोगों को मैंने टोटल 15 क्वेश्चन दिया था। कितना क्वेश्चन? 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो मैंने आपको वो क्वेश्चन दिया। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चन को बुक के माध्यम से समझेंगे। बुक में जो इनका प्रकार रहेगा, जो तरीका रहेगा ना, उसी तरीके से हम लोग समझेंगे। तो आपको ये मकसद रखना है कि ये सोच रखना है कि हमें समझना है, हमें रटना नहीं, समझ के जाना है, एग्जाम में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं इस बार बुक से ही समझा रहा हूँ। ओके सो इस तरह से आपका ये कौन सा बुक है देख सकते हो, तनाव प्रबंधन। तनाव क्या होता है स्टूडेंट्स, ये पता है? तनाव वही होता है ना, चिंता, है ना, चिंता होना, टेंशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। तो तनाव एक टेंशन है, एक चिंता है, ठीक है। हर इंसान के पास कोई ना कोई तनाव है, कोई ना कोई चिंता है। प्रबंधन उसको मैनेज करना, इसी तनाव को मैनेज करना। अगर तनाव अधिक हो गया, अगर चिंता अधिक हो गया, टेंशन अधिक हो गया है, तो उसे प्रबंध करना चाहिए। अगर प्रबंध नहीं किया जाए तो वो इंसान का मृत्यु भी हो सकता है। सो ये होता है तनाव। तो इस पूरे बुक में यही तनाव, टेंशन के बारे में जिक्र किया गया है। तो अब ये समझ लो कि ये बुक पूरा टेंशन से भरा है। समझ में क्या? और टेंशन अच्छा भी है, टेंशन बुरा भी है। सो अच्छे बुरे टेंशन को हम लोग समझेंगे इस बुक के माध्यम से, तनाव प्रबंधन के माध्यम से। सो स्टूडेंट्स, चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को दबा लोगे। और स्टूडेंट्स ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, स्कूल के, कॉलेज के, है ना, यूनिवर्सिटीज़ के, जो भी फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स के पास शेयर करें। ओके, और बोलें कि प्रेम सर है और मेरे पास और भी कई वीडियोस, कई टॉपिक पर कई क्लास का तैयारी होता है, प्रिपरेशन होता है। सो आप मेरा सपोर्ट करें। चलिए अब आप हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पहला जो था हमारा, देखो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, पार्ट जो सूची है हमारे, उस सूची को दिखा देता हूँ मैं। देख लो, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये विशेष सूची देखना था। तो यहाँ पे आप देख लें, खंड 1 जो है वो है तनाव का परिचय, इंट्रोडक्शन कराएगा तनाव का ही इसमें। और देख सकते हो तनाव का परिचय में क्या करेंगे, पहला जो इकाई है तनाव का परिचय में, पहला इकाई क्या है, तनाव एक परिचय। दो, पहला इकाई तो यही है, तनाव एक परिचय पहला इकाई है, यूनिट है इसका। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, तनाव की अवधारणा पढ़ेंगे, तनाव की प्रकृति पढ़ेंगे, तनाव के स्रोत पढ़ेंगे और तनाव का मापन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हमने जो 15 क्वेश्चन आपको बताया है मोस्ट, तो वही 15 क्वेश्चन का ही हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो हम लोग का क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन वो था तनाव के स्रोत। तो सबसे समझते हैं तनाव के स्रोत, यही है ना तनाव के स्रोत, कि आखिर तनाव के स्रोत क्या है, तनाव कहाँ से आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोग समझेंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, समझते हैं तनाव के स्रोत। यही है आपका पहला चैप्टर, है ना, तनाव का परिचय। लेकिन हम लोगों को समझना है तनाव के स्रोत, तनाव की अवधारणा भी नहीं। थोड़ा सा तनाव की अवधारणा में भी थोड़ा ध्यान दो। देखो, तनाव शब्द किसे, सट्रिंजियर से लिया गया है ये शब्द। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है तंग करना, है ना। तनाव का क्या अर्थ है, तंग करना। ओके, इंग्लिश के अनुसार, तो लैटिन शब्द के अनुसार इसको हम लोग क्या कहते हैं, तंग करना। तनाव मतलब तंग करना, है ना। वो चाहे किस तरह से तंग करना, वो कुछ भी तरीके से तंग कर सकता है। आज यह हर संदर्भ में, चाहे स्कूल हो, कार्यस्थल हो, दिन प्रतिदिन जीवन इत्यादि में एक बहुत ही समान रूप से उपयोग किया जाने वाला शब्द बन गया है तनाव, है कि नहीं। हम कहीं जाते हैं, वहाँ भी तनाव हो सकता है। किसी से बात करते हैं, वहाँ भी तनाव हो सकता है। कभी झगड़ा होता है तो एक तनाव ही होता है, ठीक है। कभी हम लोग कोई ऐसा चीज़ पाने का इच्छा कर लेते हैं कि जो दुर्लभ हो, है ना, कोई ऐसा चीज़ पाने का इच्छा कर लेते हैं जो दुर्लभ हो, वो चीज़ हमें नहीं मिलता है तो उससे भी तनाव होता है, ठीक है।
कभी हम लोग सपोज दैट कुछ मजदूर लोग हैं, वो कमाने जाते हैं, ठीक है, वो बिजनेस करते हैं या कमाने जाते हैं, तो कमाने जाते हैं, अगर उसका काम नहीं चलता तो उसका भी तनाव हो जाता है, ठीक है। कोई बिजनेस करता है, बिजनेस करता है ना, तो बिजनेस अगर अच्छा चलता है तो बहुत अच्छा लगता है, वो तनाव उसका सही लगता है। अच्छा चलता है तो बहुत अच्छा बात है, जब अच्छा नहीं चलता है तो उसका भी टेंशन हो जाता है, ठीक है, उसका भी तनाव होने लगता है। तो हर तरह से इंसान को घेरे हुए हैं कौन? तनाव। तनाव क्या करे हैं? हर तरह से घेरे हुए हैं। तो यही बात है इसमें। और फिर यहाँ लिखा है, हम अक्सर लोगों के संपर्क में आते हैं जो कहते हैं कि तनाव में हैं या अपने जीवन में तनाव का अनुभव कर रहे हैं। तो हम स्वयं अक्सर तनाव का अनुभव करते हैं। हर इंसान तनाव, चलो हम लोग तनाव के स्रोत जानते हैं, क्योंकि जो हमको जानना है, देखो ये बहुत अच्छा है। इसके अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि तनाव के कारक बताएं, तो अब तनाव के इन सभी कारक को बताएंगे। तनाव के कारक देख लो, कर्तव्य संबंधित तनाव कारक, उत्तरदायित्व, है ना, अंतर व्यक्तित्व द्वंद्व, स्कूल कार्यस्थल संबंधित परिस्थिति, इससे ये कारक हैं, शारीरिक अवस्था है, जीवन घटनाएं हैं, भावात्मक श्रम है, ये सब तनाव के कारक हैं। स्टूडेंट, तनाव के कारक को भी देख लेना, तनाव के कारक को भी आप लोगों को देख लेना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलो अब हम लोग समझते हैं तनाव के प्रकार। तनाव के प्रकार का भी एक क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन भी मैंने लिया था, तनाव के प्रकार, तो इसे हम लोग कर नहीं लें, जो आए सामने में आ रहा है उसको कर लेते हैं। तो तनाव के जो प्रकार हैं वो जो कि कुछ इस प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है, देख लो, यूस्टेस, है ना, यूस्टेस। दूसरा प्रकार क्या है, न्यूस्टेस। तीसरा प्रकार क्या है, वयाथा। ओके, एंड अब ये लक्षण है, तो एग्ज़ाम में जो कि अक्सर पूछे जाते हैं तनाव के प्रकार और लक्षण, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट भी लिया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट में। तो ये तनाव के प्रकार आपको इस तरह से यहाँ लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तनाव अच्छा हो सकता है जिसे यूस्ट्रेस का, जब तनाव अच्छा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यूस्ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे? यूस्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। वांछित तनाव जैसे शादी या नई नौकरी, है ना, के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया, जब सकारात्मक हो, जब तनाव, जब टेंशन, अच्छा टेंशन हो, अच्छी बातों का खुशी हो, खुशी में भी एक टेंशन छुपा है, तो वो अच्छा खुशी को, अच्छा टेंशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूस्ट्रेस। ओके, तनाव के प्रकार में पहला तनाव प्रकार ये हो गया। दूसरा है न्यू स्ट्रेस, जब नकारात्मक हो, है ना, जब नकारात्मक हो, जब तनाव न सहायक हो या ना हानिकारक हो। जब तनाव ना सहायक हो ना हानिकारक हो, तो इसे हम लोग न्यूट्रेस कहते हैं। समझ में आ गया? तो इस पहला प्रकार में क्या था कि जब अच्छा हो, दूसरा में क्या है, जब ना अच्छा हो ना बुरा हो, तो उसे हम लोग न्यू स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। ये सब भी याद रखना, एग्जाम में काम आएगा। नेक्स्ट है आपका वयाथा। वयाथा क्या है भाई? वयाथा है डिस्ट्रेस। तो यह तनाव की तीसरी श्रेणी है जिसे अधिकतर लोग आमतौर पर तनाव शब्द से जोड़ते हैं, है ना। डिस्ट्रेस तब होता है जब व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली उत्तेजना बहुत अधिक होती है ना। डिस्ट्रेस की तीव्र तनाव और दीर्घकालिक तनाव में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। तीव्र तनाव उस तनाव को कहा जाता है जो प्रबल होता है लेकिन अधिक समय तक नहीं रहता है, जबकि दीर्घकालिक तनाव प्रबल नहीं होता लेकिन लंबे समय तक मौजूद रह सकता है। देखो, समझ गया ना, ये ऐसा तनाव है जब लोग बहुत ही ज़्यादा उतने उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत ही अधिक टेंशन में पड़ जाते हैं ना, बहुत ही अधिक टेंशन में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन वो टेंशन कुछ ही देर का होता है और वो सॉल्व हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रेस यानी वयाथा। नेक्स्ट है आपका हाइपर ट्रेस। हाइपर ट्रेस क्या है? अत्यधिक तनाव को हाइपर ट्रेस कहते हैं, जो बहुत अधिक जब तनाव हो, जो ऐसा तनाव हो जिससे इंसान की मृत्यु भी हो जाए। ओके, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइपर, है ना, हाइपर स्ट्रेस। मतलब कि इसे हार्ट अटैक भी आने का संभावना होता है। ये टेंशन से हार्ट अटैक भी आ जाते हैं, इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है हाइपो स्ट्रेस। हाइपोस्ट मतलब अपर्याप्त तनाव, जब तनाव अपर्याप्त हो, पर्याप्त नहीं हो, अपर्याप्त हो, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो, तो वो हमला क्या हो जाता है, हाइपर स्ट्रेस। तो ये आपके प्रकार हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, ये क्वेश्चन को देख लेना। और फिर लक्षण भी आते हैं, तनाव के लक्षण भी आते हैं, इसे भी आपको देखना है। क्या है? तनाव से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव पड़ सकता है ना।
जिसमें व्यवहार, अनुमति, संवेगों के साथ साथ शारीरिक व्यवस्था, स्वास्थ्य भी सम्मिलित हैं। हालांकि तनाव का अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग तरीके से तनाव पर प्रतिक्रिया करता है, तब भी इसे कुछ लक्षण हैं जो तनाव से संबंधित हो सकते हैं। देखो, तनाव के जो लक्षण है वो अलग अलग तरीके से होता है। पहला लक्षण की शारीरिक लक्षण हो जाते हैं, दूसरा संवेगात्मक लक्षण, तीसरा मनोवैज्ञानिक लक्षण। ओके स्टूडेंट्स, तो चौथा जो है हमारा वह व्यवहारात्मक लक्षण। तो ये है तनाव के लक्षण। तो स्टूडेंट्स, यही ये आपको क्या करना है, तनाव के लक्षण में जो कि इतना अच्छा से आपको दिया है, एक टेबल दिया है तनाव के लक्षण में, है ना, टेबल बनाया है। और इसमें देखो शारीरिक दिया है, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक और व्यवहारात्मक, सभी तनाव को दिया है। आपको बस करना क्या है कि शारीरिक में क्या है, देखो हृदय का तेज धड़कना, दिल की धमक, पसीना आने में वृद्धि होना, ये सब लक्षण है। हाथ और पैर की मांसपेशियों में तनाव, सांस की तकलीफ, दांत पीसना, सिर दर्द, अपस्वेदनशून्यता, मुंह सूखना, दर्द, ठंडा पसीना। तो ये आप क्या करोगे, ये आप फटाफट इसे लिख लो, है ना, इसे लिख लो। ऐसा ही टेबल बनाओ, ऐसा ही एग्जाम में अगर लक्षण लिख दोगे ना, सिर्फ ऐसा ही एग्जाम में जो अगर पूछा जाए तनाव के प्रकार, वैसे प्रकार लिख देना, उनके बारे में बता देना और लक्षण में ये टेबल बना देना, मज़ा आ जाएगा, मज़ा। तो इस टेबल को लिख लो फटाफट, है ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। देखो यहाँ तक है, लिख लो। लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। चलो, अब हम लोग तनाव के स्रोत जानना चाहते थे। तनाव के स्रोत जानते हैं क्या है। देखो, तनाव का स्रोत मतलब तनाव उत्पन्न जहाँ से होता है। तनाव का स्रोत वही होता है ना जहाँ से तनाव उत्पन्न होता है। तो तनाव का जो स्रोत है वो 3 चीज़ों से उत्पन्न होता है। पहला कौन चीज़ है, देखो कुंठा। अब कुंठा क्या होता है, कुंठा वो होता है स्टूडेंट्स, जब ऐसा तनाव आता है ना, जब लोग अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है ना, अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित किसके लिए, कोई ऐसे चीज़ के लिए उत्तेजित हो जाता है जिससे वो नहीं मिलेगा। सपोज दैट एग्जाम्पल ले लूँ, एग्जाम्पल, कोई किसी से बहुत प्यार करता है, कोई किसी से बहुत लव करता है, ठीक है, लव करता है। कोई लड़का है किसी लड़की से बहुत ही अधिक लव करता है, ठीक है। अब वो लड़की वो लड़का से लव नहीं करती, ठीक है, लड़की जो कि लड़का से लव नहीं करती, अब वो लड़का उनसे बहुत ही अधिक करता है, ठीक है। अब वो नहीं करती, अब वो लड़का इतना करता है कि उसके बिना रहना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है, उसके बिना सोचना मुश्किल, तो मतलब हर तरह से उससे याद करता है हर वक्त। और क्या हो जाता है, अब क्या हो जाता है, उस लड़की का जो कि शादी किसी और से हो जाता है, ठीक है, किसी और से हो जाता है और लड़का को अकेला बच जाता है, अलोन। तब ये जो है ना टेंशन होता है, वो बहुत ही अधिक टेंशन होता है, बहुत ही अधिक टेंशन होता है। तो इस टेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, ये टेंशन कहाँ से होता है, कुंठा के द्वारा होता है। समझ में गया, ये टेंशन ही कहाँ से होता है, कुंठा के द्वारा, कुंठा में होता है, जो कि निराश हो जाते हैं। वो जो लड़की मिलने वाले थे ना वो मिला नहीं, ठीक है, वो निराश हो जाते हैं। तो ऐसे टेंशन को हम लोग कुंठा टेंशन कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट है दूसरा, उद्देश्यों का द्वंद्व। द्वंद्व मतलब समझते हो ना, ये जो द्वंद्व है इसका मतलब होता है लड़ाई, है ना। लड़ाई अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। लड़ाई से भी आपका क्या हो सकता है, टेंशन होता है। किसी से लड़ाई कर रहे हैं, किसी से झगड़ा कर लेना, वो आपका क्या होता है, इनके स्रोत हो जाते हैं, ठीक है, इनसे भी उत्पन्न हो जाते हैं टेंशन। तो यहाँ अगला स्रोत है आपका उद्देश्यों का संपर्क है, जो तनाव उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति को विकल्पों के बीच चयन करना पड़ता है और इस संबंध में निर्णय लेने से तनाव हो सकता है। उद्देश्यों का संघर्ष 4 अलग अलग प्रकार का हो सकता है। पहला आग्रह संघर्ष, परिहार संघर्ष और दोहरा आग्रह। ये अलग अलग इनके उद्देश्य की टाइप है। तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि किसी से बात कर रहे हैं, किसी से आप बात कर रहे हैं, तो वो आपके सामने कोई चैलेंज रखा, ठीक है, अब उसे पूरा करना है, ठीक है। या कुछ गलत कुछ बोल दिया तो उसे आप सहन नहीं कर रहे, तो उससे झगड़ा हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, तो ये भी है। और एक पारिवारिक टेंशन भी हो जाता है, कभी परिवार में झगड़ा झंझट हो जाता है तो उनका भी एक तरीका टेंशन हो जाता है, तो वो भी एक किसमें आ जाता है, वो उद्देश्यों के द्वंद्व में आ जाता है, ठीक है। तो ये नहीं लिखना है कि भाई उपागम द्वंद्व, परिहर द्वंद्व, ये सब उतना नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है।
और लास्ट आता है दबाव। लास्ट क्या आता है? दबाव। तो दबाव क्या भाई? दबाव तनाव एक प्रकार का एक और स्रोत है जो बाहरी आंतरिक हो सकता है, मतलब दूसरे से हो सकता है, लोगों से हो सकता है। बाहरी दबाव वे दबाव का होते हैं जो प्रकृति के प्रति मुख्य रूप से सामाजिक, पर्यावरण, जिम्मेदारियां और दायित्व के फलस्वरूप के साथ ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मांग और अपेक्षाओं को का कारण हो जाता है। देखो एक एग्जांपल समझो, दबाव क्या हो जाता है। मतलब देखो सपोज अगर मान लो मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। 2023 को ही मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। ठीक है, छोड़ के चले गए और उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारा जिम्मेदारी मुझ पे आ गया। अकेले घर को चलाना और एक छोटे गरीब परिवार से ये संभव नहीं हो पा रहा था, बहुत ही दिक्कत हो रहा था। और ये हमारा दबाव का कारण बन रहा था कि भाई घर को चलाना ही है, घर को चलाना ही है, घर का जिम्मेदारी है, घर को देखना है, मम्मी को देखना है, भाई बहन सबको देखना है। ये मेरे अंदर एक ज़िम्मेदारी आ गया। तो यही ज़िम्मेदारी एक प्रकार का दबाव होता है। तो क्या होता है? दबाव। तो मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग मेरा सपोर्ट करें, जल्दी-जल्दी आगे बढ़ाएँ तो मेरा भी टेंशन दूर होगा। ओके स्टूडेंट्स, मेरा भी एक टेंशन है, घर में कर्जा है ना? घर में कर्ज है, लोन लिया हुआ कर्ज है। सो इस कर्ज को भी ख़त्म करना है, आप लोग सपोर्ट करें मेरा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ गया तनाव के प्रकार भी, तनाव के स्रोत भी, ये सब समझ गए। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा था वो सामान्य अनुकूलन लक्षण तनाव। सामान्य, अच्छा सब उससे भी पहले क्वेश्चन है हमारा तनाव को मापने के तरीके। तनाव के, देखो तनाव को मापने के तरीके, ये क्वेश्चन दिया था। चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यही स्टूडेंट्स, यही है तनाव का मापन से ही हम पता करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तनाव का मापन तनाव के प्रभावी निदान के लिए प्राथमिक है। कि तनाव कैसा है, किस तरह से है, तो कैसे मापेंगे। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे तनाव को मापा जा सकता है। तो तनाव को मापने के लिए यहाँ पे पहला जो है कि शारीरिक मापक है। क्या होता है ये? देखो शारीरिक मापक व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव को पहचानने और समझने में योगदान प्रदान करता है। व्यक्ति द्वारा तनाव के अनुभवों को समझने के लिए शारीरिक प्रतिक्रियाओं जैसे कि रक्तचाप में वृद्धि, हृदय तेज धड़कन, तेज श्वास दर आदि इत्यादि को मापा जा सकता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है, ये आप लिख लो। यहाँ से स्टार्ट करना है, शारीरिक मापक व्यक्ति द्वारा यहाँ से स्टार्ट करना है और मापा जा सकता है, यहाँ लिखना है पहला मापक को। ठीक है, तनाव के शारीरिक मापक में यहाँ तक आपको लिखना है, लिख लो। अब आगे देखते हैं। आगे है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक मतलब क्या होता है कि ऐसे मतलब मन से सोच के पता करना कि इसके अंदर में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण को उस व्यवहार के नमूने के एक मापक के रूप में समझाया जा सकता है जो प्रकृति में उद्देश्यपूर्ण या व्यवस्थित है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो मानकीकृत, विश्वसनीय और वैध है ना, उनका उपयोग तनाव को मापने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना ही रखें। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से। इसका मतलब नहीं समझे, जैसे कि कोई मौलवी हो गया है ना, मौलवी हो गया, कोई झाड़ फूँक करने वाला, यानी कि ओझागुनी होता है ना, ओझागुनी समझते हो, जो भूत प्रेत को भगाते हैं वो बाबा होते हैं ना। वैसे बाबा जो अपने मन से देखते हैं, पता करते हैं, है ना। एस्ट्रोटॉक लोग क्या करते हैं, जो बार बार ऐड देखते हैं, एस्ट्रोटॉक लोग क्या करते हैं, वही तो करते हैं, है ना। अनुमान लगाते हैं, खुद से पता लगाते हैं, है ना, कि आपको देख के आपके हाथों को देख के पता लगा लेते हैं कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या है, आपको कौन सा परेशानी, ये बता देते हैं। तो वो होता है आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका जांच सूची। क्या है? जांच सूची। तो ये भी है तनाव के मापन का ही एक पार्ट। तो ये क्या है देख लो। तनाव को मापने के लिए एक जांच सूची का भी उपयोग किया जा सकता है, ये आप भी लिखेंगे। उदाहरण के लिए एक जांच सूची का उपयोग जीवन की प्रमुख घटनाओं के लिए किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को एक सूची से जीवन की उन प्रमुख घटनाओं की जांच करने के लिए कहा जाता है जिनसे किसी निश्चित समय में व्यक्ति को गुजरना पड़ा है। तो इसको यहाँ तक रखें, इसका आंसर, लेकिन इसे लिखें आप। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है साक्षात्कार, जो कि इसका भी एक मापन है। तो तनाव को मापने के लिए एक और तरीका साक्षात्कार है, जहां व्यक्ति से आमने सामने गहन सूचना एकत्र की जाती है। मतलब कि आप यहाँ दो, ये साइड में कोई और बैठा रहेगा, दूसरे साइड में भी कोई और रहेगा, ठीक है। तो ये मान लो आप हो, ये आपसे कोई पूछने वाले हैं, है ना, वार्तालाप करने वाले हैं। तो ये आपसे आपको देख रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, ये आपसे बात कर रहे हैं, आप दोनों में बीच में बातें हो रही है। और आपको आपके बातों को देखकर ये क्या हो रहा है, ये आदमी पावरफुल है, ये आपका बात जो कि आपको जो टेंशन है, वो टेंशन को ये ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब, आप जिसके सामने गए हैं ना, आप उनको अपने बात सुनाते हैं, तो वो क्या करता है, आपका टेंशन को ख़त्म कर देता है। तो ये होता है साक्षात्कार। क्या होता है? साक्षात्कार। साक्षात्कार समझ में आ गया? एक तरीके से हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं हमारे। तो ये होता है साक्षात्कार, जो मदद कर देते हैं, तनाव को दूर करने में मदद कर देते हैं। समझ में गया? तो ये भी कमांड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, आपको तनाव के प्रतिरूप में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था। ओके, तो इनमें से जैसे कि आपको मैंने दिया था, संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया, समान अनुकूलन लक्षण, संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप, व्यक्ति पर्यावरण उपयुक्त प्रतिरूप, मनोगतिक सिद्धांत, ये सब है। ये नहीं दिया था, लेकिन ये दिया था प्रवणता तनाव प्रतिरूप। ये सब आपको देखना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलो देखते हैं तनाव के प्रतिरूप में संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया क्या है। देखो, कैनन ने शुरू में तनाव को आपातकालीन प्रतिक्रिया भी कहा और आगे विस्तार से बताया कि तनाव के स्रोत संवेगों के संघर्ष में है। कैनन ने तनाव के संबंध में संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया को सामने रखा। कैनन के अनुसार तनाव एक पर्यावरणीय, देखो यहाँ का जो आंसर लिखना है आपको, कहाँ का, संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया का, तो आपको यहाँ से लिखना है। कहाँ से? यहाँ से। तनाव, अरे कौन सा ले लिया, तनाव एक पर्यावरणीय मांग का परिणाम है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को प्राकृतिक स्थिर स्थिति में असंतुलन उत्पन्न होता है। उन्होंने आगे बस इतना ही। संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया में लिखना जो है ना, आपको इतना ही लिख देना, ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद आपको ये अभी और लिखना है, क्योंकि इसका एक अलग क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है यहाँ पे। जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है जो डराने वाली है, तो वह या तो खतरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, या स्थिति से पलायन या भाग जाएगा, है कि नहीं? यही समझ गया ना? व्यक्ति इसलिए शारीरिक परिवर्तनों का अनुभव करेगा जो उसे संघर्ष या पलायन के लिए तैयार करेगा। इन शारीरिक परिवर्तनों में पसीना आना, मुंह सूखना, तनावग्रस्त मांसपेशियां आदि सम्मिलित है। रक्तचाप और नाड़ी की दर में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा सांस भी तेज हो सकता है और पुतलियाँ फैल सकती है। मूल रूप से इस क्षण में व्यक्ति की शरीर उन शारीरिक तंत्र से ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा जो शरीर को उस स्थिति की प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि मौजूदा, इसे आप लिखें जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, स्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में आवश्यक है। इतना आपको लिखना है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एक तरीके से आप फिर से समझाऊँ, संघर्ष क्या होता है कि लड़ाई करना, ठीक है, किसी से लड़ाई कर लेना, मतलब कि ऐसा तनाव हो जहाँ पे लड़ाई उत्पन्न हो और वहाँ लड़ाई कर लेना। दूसरा क्या होता है, पलायन कर लेना, भाग जाना, उस लड़ाई से मुकर जाना, ठीक है। दो लोगों के बीच युद्ध छिड़ा है, और दो लोगों का युद्ध तभी शांत होगा या तो जो संघर्ष करेगा, संघर्ष करके एक का जीत होगा, ठीक है, दूसरा हारेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, ये झगड़ा तभी खत्म होगा जब ये भाग जाएगा, मतलब कि वहाँ से युद्ध में बिना युद्ध किए वो भाग जाएगा, तो पलायन कर लिया, कायर कहलाया वो। तो ये दो तरीके होते हैं, समझ में आ गया? तो ये संघर्ष और पलायन प्रतिक्रिया तो आप लोग सही से समझ गए होंगे। इसका कंप्लीट है। यहाँ पे देखो कुछ चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे इस चार्ट को देखना है और ये खुद से आप देख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था मैंने, यही क्वेश्चन दिया था, सामान्य अनुकूलन लक्षण, ठीक है। ये क्या है? तो हॉन्स सेली ने, एक प्रकार ये सब वैज्ञानिक हैं, 3 चरणों से परिचय कराया, जिसका अनुभव व्यक्ति को तब होता है जब तनावपूर्ण स्थिति में होता है। तो समान अनुकूलन संलक्षण का जो कि अलग अलग चरण है, पहला चरण है, दूसरा, तीसरा। पहला चरण क्या है, थोड़ा थोड़ा सा लेना है। सेली द्वारा बताया गया है कि
चरण अलार्म प्रतिक्रिया, जिसका अर्थ प्रतिरोध में कमी। यह चरण संघर्ष या प्लानिंग की प्रतिक्रिया के समान है। पहला चरण जो है इसका किसके समान है? संघर्ष या प्लान प्रतिक्रिया के। इस चरण के दौरान हाइपोथैलेमस द्वारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र सक्रिय होते हैं। इसके अलावा अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा एपिनेफ्रिन और नोरेपेनेफ्रिन जारी किए जाते हैं। इसको प्रतिघात कहा जाता है, जहां एक व्यक्ति की रक्षात्मक प्रतिक्रिया सक्रिय हो जाती है। इतना आपको लिखना है, ठीक है? इतना का आपका तैयारी करना है पहला चरण में। उसके बाद आता है द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण है प्रतिरोध। द्वितीय चरण कौन सा है? प्रतिरोध, जिसमें अनुकूलन, अधिकतम और संतुलन वापस आ गया है। इस चरण के दौरान यह अनुकूलन व्यक्तित्व का एक भाग है और व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाली उत्तेजनाओं का विरोध करता है। हालांकि अन्य उत्तेजनाओं के लिए प्रतिरोध कम हो जाता है। इस चरण के दौरान बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए पाचन, प्रतिरक्षा प्रणाली और यहाँ तक कि प्रजनन प्रणाली से भी संबंधित अनावश्यक कार्यों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। इतना लिखना, ठीक है? ये द्वितीय चरण हो गया। और तृतीय चरण देखो तृतीय चरण अंतिम चरण है, जहाँ थकान, जहाँ अनुकूलन तंत्र नष्ट हो जाता है। तृतीय चरण में जो अनुकूलन तंत्र होता है वो नष्ट हो जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? कार्टराइट और कपूर से इसका ये किया जाता है। अनुकूलन तंत्र में गिरावट और शारीरिक संसाधनों में कमी के परिणामस्वरूप थकान होती है। जब एक व्यक्ति को लंबे समय तक तनाव का अनुभव करता है एक व्यक्ति, तो व्यक्ति के शारीरिक संसाधन समाप्त हो जाते हैं और इससे व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और व्यक्ति विभिन्न बीमारियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो सकता है। ये हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी थोड़ा लिख लेना। यद्यपि GAS तनाव के संबंध में मूल्यांकन सूचना प्राप्त करता है, यह तनाव की मनोवैज्ञानिक या संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं पर भी ध्यान केंद्रित नहीं करता है। समझ में गया? इतना ही लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना है। ये हो गया आपका क्या स्टूडेंट्स? किसका आंसर हो गया है अब तक? समान अनुकूलन लक्षण, इसका आंसर हो गया। तो आप लोग लिख लो, जहाँ जहाँ हमने समझाया था रोक के लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संज्ञानात्मक मूल्यांकन तनाव को देखते हैं। इसमें से थोड़ा सा देखो, ये भी बनाया हुआ, इसे भी आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप। यह प्रतिरूप लाजरस और उनके सहयोगियों द्वारा सामने रखे गए दृष्टिकोण से संबंधित है। लाजरस न केवल यह मानता था कि तनाव व्यक्ति और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है, बल्कि उन्हें संज्ञानात्मक मूल्यांकन पर भी ध्यान केंद्रित किया, जो एक व्यक्ति द्वारा यह निर्धारित करते हुए एक की स्थिति घटना तनावपूर्ण है या नहीं जाता। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से संज्ञानात्मक मूल्यांकन किया जाता है उसमें व्यक्तित्व अंतर होते हैं कि संज्ञान शब्द विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं जैसे ध्यान, धारणा, स्मृति, समस्या समाधान और रचनात्मक के अलावा विचार, तर्क और निर्णय लेना, ठीक है? तो ये प्रतिरूप है उनके, आप इसको देख सकते हैं। संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप में कहा गया है कि जैसे ही व्यक्ति तनाव पूर्ण स्थिति का सामना करता है, वो उस स्थिति का मूल्यांकन करना है। यह मूल्यांकन प्राथमिक मूल्यांकन, द्वितीय मूल्यांकन के संदर्भ में किया जाता है। तो इतना ही लिखना है, इसका ज़्यादा लिखना नहीं है स्टूडेंट्स। और ये चार्ट अगर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। उतना लिखने के बाद ना आपको ये चार्ट जो दिख रहा है ना स्क्रीन में, ये चार्ट पूरा चार्ट आप लिख दो, ठीक है? ये पूरा चार्ट आप लिख दो, ये चार्ट बना लो। एग्जाम में ये जाके लिख दोगे ना, इससे भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर कुछ नहीं भी लिखेंगे ना, चार्ट दे देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। चार्ट को सही से याद कर लो। हो गया? स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा टॉपिक था वो था टाइप ए व्यक्तित्व। ओके, तो इनको समझना है। तो ये क्या है? शेफर के अनुसार इन्होंने वर्णन किया है कि व्यक्ति के चिंतन, अनुभव करने और व्यवहार करने की आदतों के अस्थायी प्रवृत्ति के रूप में करता है ना? टाइप ए व्यक्तित्व विलक्षणों को न केवल किसी व्यक्ति द्वारा तनाव पर प्रतिक्रिया करने के तरीके, बल्कि यह भी कि वह तनावपूर्ण स्थिति कैसे निपटेगा। तो टाइप ए व्यक्तित्व में कि भाई तनाव जो हुआ है ना, वो तनाव कैसे निपटेगा, इनके बारे में भी जिक्र किया गया है। ओके, टाइप ए व्यक्तित्व में। फिर आगे क्या?
टाइप ए व्यक्तित्व अक्सर तनाव के उच्च स्तर से जुड़ा होता है। कौन से स्तर से? उच्च स्तर से जुड़ा होता है, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति तनाव का अनुभव संकट के रूप में करते हैं और तनावपूर्ण स्थितियों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया प्रबल और तेज हो जाती है। अगर दूसरी ओर देखा जाए तो टाइप बी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कम तनाव प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार टाइप ए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति विभिन्न शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं जो उनके द्वारा अनुभव किए गए तनाव के परिणाम स्वरूप हो सकती है, ये ग्रस्त होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों को इतना ही, ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, छोटा छोटा आएगा ना टाइप ए व्यक्तित्व, तो मैंने बता दिया आपको। ओके, तो टाइप ए व्यक्तित्व मतलब टाइप ए प्रकार के जो लोग होते हैं, है ना, तो जिसके टेंशन है, एक मापक है, समझ लो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो, टाइप ए व्यक्तित्व लिखने के बाद ना आपको ये लिख देना, थोड़ा सा क्या लिख देना है, देख लो। प्रतिष्ठा अनुरक्षण, इसके जो घटक है, एक मन के क्या है, घटक है प्रतिष्ठा असुरक्षा। और दूसरा आपका क्या है, समय तात्कालिकता, समय की तात्कालिकता, इसको भी लिखना है। और तीसरा है कि अति आक्रामकता, इसको क्या लिखना है, इसमें से छोटा छोटा जो लाइन आपका बनता है ना, 2 लाइन 3 लाइन, उससे आप छांट के लिख लें। ओके, तो कहने का मतलब कि मेरा ये हुआ, इसमें अगर आपको लिखना है तो आपको इतना लिखना है, टाइप ए व्यक्ति प्रतिष्ठा असुरक्षा प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसका कारण आत्मसम्मान की कमी हो सकती है। तो इतना ही लिख दे, ज़्यादा नहीं लिखना है कि भाई इतना ही लिख दो, थोड़ा थोड़ा बता दो, दूसरा आपको बताना है दो, क्योंकि 50 ही मार्क्स का एग्जाम है भाई, टेंशन लेने की बात नहीं है। समय की तात्कालिकता, जो इसमें लिखना है, टाइप ए व्यक्ति वाले द्वारा अनुभव की गई सुरक्षा और कम से कम आत्मसम्मान अक्सर उन्हें समय के साथ चलने के लिए बाध्य करते हैं। बस इतना ही लिखना, या आपको यहाँ तक लिख देना है। ओके, हो गया। तीसरा इसी तरह से आपको खोज को लिखना है, तो अति आक्रामकता भी लिखना है, मुक्त विदेश भी लिखना है, आत्मविनाश की ओर जाना भी दिखाना है। बस हो गया, खत्म। टाइप ए व्यक्तित्व खत्म। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक था मैंने जो दिया था, तनाव पर स्वास्थ्य पर तनाव का प्रभाव, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं तनाव का, तो ये देखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है, तनाव एक व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। देखो, तनाव किसको होता है, व्यक्ति को होता है, जानवर को तो होगा नहीं, ये तो समझ लो। हृदय संबंधी विकार, दर्द और पीड़ा, अल्सर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अस्थमा, हाइपरथायराइडिज्म और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियाँ के लिए तनाव उत्तरदायी ठहराया गया। मतलब कि तनाव से ये सब चीज़ हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिख लो। उसके बाद तनाव व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली पर भी क्या करता है, प्रभाव डालता है, और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो आसानी से विभिन्न संक्रमणों और बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है और जल्दी ही बूढ़ा हो सकता है। तनाव से लोग जल्दी भी बूढ़ा हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति तनाव का सामना कर रहा होता है तो संसाधन और ऊर्जा को शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली से उन प्रणालियों की तरफ ले जाया जाता है जो तनाव प्रतिक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इस प्रकार वे व्यक्ति लंबे समय तक तनाव का अनुभव करते हैं। उनमें संक्रमण विकसित होने का खतरा होता है, क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है। तनाव से व्यक्तियों के हृदय में संबंधी विकारों का विकास हो सकता है। जब तनाव का अनुभव होता है तो होने वाली शारीरिक परिवर्तनों में से एक है कि धड़कन की दर बढ़ जाती है और साथ ही रक्तचाप में वृद्धि होती है। जैसे कि तनाव का अनुभव होने पर हृदय तीव्र गति में आ जाना और अधिक मेहनत करना। इतना ही रखो, ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य पर तनाव का क्या प्रभाव, इतना ही रखो। थोड़ा सा समझ लो कि भाई इतना माइंड यूज करो, समझा दिया ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा खंड 1 कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग खंड 2 में आए हैं, तो अब खंड 2 को समझते हैं तनाव प्रबंधन में। तो खंड 2 में जो क्वेश्चन बने हैं ना, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, तो उन सभी को आपको करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आपको यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, संवेग केंद्रित सामना करना और समस्या केंद्रित सामना करना, कॉपिंग। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको दिया था। ओके, सो इसमें आप लोगों को समझाऊंगा कि ये दोनों है क्या।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ यानी कि एग्जाम्पल लेके समझाया गया है तो आपको वैसे समझना है ध्यान से। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो। यहाँ कह रहे हैं कि जब से शनि को नए उच्च अधिकारी को सौंपा गया था, शनि को लगा कि उसे अपने सहयोगियों की तुलना में अधिक कार्य दिया गया है। मतलब कि अलग से एक नया अधिकारी को जब सौंपा गया था ना, तो शनि को लगा कि उनको जो कार्य अधिक दिया गया, और अक्सर उसकी आलोचना भी की जाती है। उसे पता नहीं है कि उसका उच्च अधिकारी ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन कार्य को अधिकता और लगातार आलोचनाएं उस पर भारी पड़ रही है और वह तनाव अनुभव करता है। समझ में आ गया? तो यानी कि उसको ऐसे जगह में सौंपा है जहां उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, मतलब उसको अपने आप में ऐसा लग रहा है। क्या पता वो अच्छा कामों के लिए भेजा हो, ये नहीं सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या पता हमको जहाँ सौंपा गया है ना, कि वहाँ पे अधिक काम करना होगा, वहाँ अधिक परेशानी होंगे। तो ये आपका संवेग केंद्रित सामना करना का ही एक प्रकार है, उन्हीं का एक डेफिनेशन है, समझ लो। उन्हीं का एक प्रकार बताया जा रहा है कि ये है क्या, उन्हीं को समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या है। उसे पता नहीं कि उसका अधिकारी ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन कार्य अधिकता और लगातार आलोचनात्मक पड़ रही है, भारी पड़ रही है, और वह तनाव महसूस या अनुभव करता है। यहाँ तक कि उसने नींद और भूख भी खो दिया इस वजह से, टेंशन से। शनि के दोस्तों ने शनि में बदलाव देखा, क्योंकि वो अपने आप में रहता और हमेशा जैसा नहीं था। मतलब हमेशा जैसा, मतलब वो ऐसा उसका हरकत हो गया था जब से सौंपा गया उसको अलग से अधिकारी के पास। तो वो पहले जैसा नहीं रहे थे, वो बिल्कुल बदल चुके थे। समझ में आ गया? उनके दोस्त ऐसा सोच रहे थे। उनके कुछ दोस्तों ने उनसे बात करने का निर्णय किया। मुद्दे को समझने के बाद उनमें से एक कबीर ने सुझाव दिया कि शनि को सीधे अपने श्रेष्ठ या मानव संसाधन विभाग से बात करनी चाहिए इस बारे में कि भाई हमको जहाँ सौंपा गया है ना, वहाँ बहुत अधिक काम करना पड़ रहा है। ओके, तो ये बड़े अधिकारी से बात करना चाहिए। सजेशन कौन आपस में बात कर रहे हैं? दोस्त लोग। अब आगे देखो, केदार ने सुझाव दिया कि शनि को ना स्थिति को स्वीकार करने और आगे देखो लिखा हुआ है, और समायोजित करने की आवश्यकता है और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की चाहिए। मतलब कि जो स्थिति आपको उसको मिला है, जो उसको मिला है ना, उससे उसको सामना करना चाहिए, है ना। जो काम उसको मिला है, अभी जिस पे झोंका गया है, जिससे उस पर जहाँ उसको डाला गया है, सपोज दैट मान लिया जाए आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो। अब आपने साइंस लिया, ठीक है, और साइंस में थोड़ा हार्ड मेहनत करना होता है। क्या करना होता है? हार्ड वर्किंग करना होता है, मतलब कि खूब पढ़ना होता है, खूब मेहनत करना होता है। और वहाँ पे टीचर आपको बहुत प्रेशर देंगे। क्या देंगे? टीचर बहुत ही प्रेशर देंगे आपको कि ये करना है, इतना याद करना है, इतना ये करना है, नहीं तो टेस्ट में अगर कम नंबर आया तो टीचर डांटेंगे, बेइज्जती होगा आपका। तो एक आपको सामना करने दे रहा है, ऐसा चीज़ों से सामना करने दे रहा है कि जो आपका भविष्य को बदलेगा। हालांकि उसमें आपको देखो, एग्ज़ाम आएगा तो आप सोओगे नहीं, आप बैठोगे नहीं, आराम नहीं करोगे, क्योंकि आपको टेंशन ये रहेगा कि एग्ज़ाम में मुझे पास करना है, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है, हमारे दोस्त आगे बढ़ जाएंगे और हम पीछे हो जाएंगे, ऐसा सोच हो जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं, ये अगर हमको प्रेशर दिया गया है, हमें इतना कष्ट दिया गया है, इसका मतलब ये सही कार्य हो रहा है ना। ये इनका दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, उनको सामना करना चाहिए। तो यही क्या होता है स्टूडेंट्स, यही होता है आपका संवेग केंद्रित सामना करना। जो आपको समस्या आ रहा है ना, उनका सामना कर लेना। और समस्या केंद्रित सामना करना, समस्या केंद्रित, संवेग केंद्रित देख लिया, अब समस्या केंद्रित। अब आगे थोड़ा सा यहाँ भी है, संवेग केंद्रित सामना करने में तनाव उत्पन्न करने वाली घटनाओं के प्रति संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं का प्रबंधन सम्मिलित है। भावना केंद्रित शैली की रणनीतियों का उद्देश्य नकारात्मक और व्यवस्थित संवेगों जो तनावपूर्ण स्थिति के कारण उत्पन्न हुई है को तीव्रता को कम करना और प्रतिबंधित करना, ना कि स्वयं स्थिति को हल करना। देखो, अब मैंने आपको समझा दिया, इनको आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा अगला पॉइंट देता हूँ। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं समस्या केंद्रित को सामना करना। तो समस्या केंद्रित सामना करने में समस्या के स्रोत की पहचान करना सम्मिलित है। देखो, समस्या केंद्रित सामना जब करेंगे ना, उससे पहले आपको समस्या का स्रोत समझना होगा कि ये जो समस्या आ रही है ना, हमें ये समस्या कहाँ से रही है, उनके जड़ को देखना है, उनके जड़ को पहचानना है, ठीक है, ये कहना है।
ताकि उससे निपट सके, ताकि हम उससे निपट सकें, उनकी कमजोरियां को समझ गए ना, उनके जड़ को समझ गए तो हम उन पे जा सकते हैं। मान के चलो अब जो कोई बच्चा इंग्लिश रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, और इंग्लिश रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, ताकि देखो इंग्लिश क्यों नहीं रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसको मिलाना नहीं आता। जैसे कि CATCH है, तो CATCH क्या बोलेंगे, काट्च, काट्च बोल देंगे। CATCH को क्या बोलेंगे, काट्च बोल देंगे। CA से का, टी से ट, CH से च, काट्च बोल देंगे। हालांकि ये क्या है, आपका कैच है, टी साइलेंट है, कैच है। तो समझ में आ गया, वही बात है, पहले जड़ को मजबूत करना। जड़ मजबूत नहीं होगा तो हम इंग्लिश रीड कर पाएंगे, इंग्लिश सीख पाएंगे, इंग्लिश बोल पाएंगे। तो जड़ को, बेसिक को मजबूत करना है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। तो समस्या का समाधान करने के लिए समस्या के जड़ तक पहुंचना होगा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से समझो। उसके बाद फिर देखो आगे, वह समस्या के निपट सके, इसे संशोधित कर सके। अगर सक्रिय कॉपिंग शैली, जिस पर हम पहले से चर्चा कर चुके हैं, वह समस्या केंद्रित से संबंधित हो सकती है। तनावपूर्ण स्थिति का नियंत्रण, इसके विषय में सूचना प्राप्त करना, एक सामना करने। मैंने आपको जो समझाया है ना स्टूडेंट, जितना रखो, ये किताबी भाषा ना लगभग समझ में नहीं आता है, मज़ा नहीं आता है, मैंने आपको समझा दिया अच्छा से। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। अब स्टूडेंट हमारा जो इम्पोर्टेंट आता है वो समय प्रबंधन से एक क्वेश्चन आता है, और समय प्रबंधन को थोड़ा समझ लें। समय का प्रभावी और व्यवस्थित प्रबंधन तनाव प्रबंधन की कुंजी हो सकता है। समय एक बहुमूल्य संसाधन है कि नहीं? समय तो सच में बहुमूल्य संसाधन है, और समय में प्रबंधन में के मूल रूप को समय का सबसे अच्छा उपयोग करना सम्मिलित है। देखो एक बात बताते हैं, हमें एग्ज़ाम देना है, हमें क्या करना, एग्ज़ाम देना है ना। एग्ज़ाम देने से पहले अगर हम टाइम को क्या कर रहे हैं भाई, बर्बाद कर रहे हैं, पूरा साल, है ना, पूरा साल एकदम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जहाँ तहाँ घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बार में जा रहे हैं, है ना, दोस्तों सबसे बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में चैटिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम को चला रहे हैं, मज़े कर रहे हैं ना, मतलब टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम पास करेंगे, एग्ज़ाम में हम पास कर लेंगे क्या? एग्ज़ाम में हम फेल करेंगे। अगर एग्ज़ाम में चलो ठीक है, चलो पास कर लिए, चलो एग्ज़ाम में हम लोग पास कर ले, कुछ ना काबिल लड़कियां होते हैं ना, उसको तो कुछ बोलो तो वो लड़ जाते हैं, वो झगड़ जाते हैं, ऐसे करने लगते हैं। हाँ चलो तुमने पास कर लिया भाई, तुम्हारे पास बहुत टेक्निक है पास करने का, तुमने पास कर लिया, चीटिंग फिटिंग कैसे कैसे करके तुमने पास कर लिया, चलो, है ना, तुमने किसी तरह पास कर लिया, चलो तुम बहुत काबिल हो ना, हिटलर हो, पास कर लिया। लेकिन नॉलेज कहाँ से लाओगे? ये जो ज्ञान है ना, नॉलेज, ये कहाँ से लाओगे? कौन देगा? कहाँ से लाओगे? हैं? बहुत बड़े बाप के बेटे हो, बेटी हो, बहुत है ना, करोड़ों का कमाई हो रहा है, करोड़ों, है ना, करोड़ों कमा रहे हो, बहुत कमा रहे हो। तुम क्या करोड़ों रुपया, 1 करोड़ रुपया दे दो, ठीक है, 1 करोड़ रुपया दे दो, और कहो कि हमको समय चाहिए, समय चाहिए। अब कौन सा समय चाहिए? पीछे का समय, है ना, जो हमने समय गंवाया वो समय चाहिए। क्या वो समय तुम खरीद पाओगे? पहली बात तो समय तुम खरीद नहीं पाओगे। दूसरी बात, तुम अगर कहोगे कि ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये जो बुक है हमारा तनाव प्रबंधन का, है ना, हम तो पढ़े कुछ नहीं है पापा, इसे हमारे दिमाग में 1 करोड़ से खरीद के डाल दो। क्या बताओ आपके पापा 1 करोड़ से क्या ये सब्जेक्ट आपके माइंड में डाल सकता है? नहीं ना। मतलब कि ज्ञान कभी नहीं बिकता। ज्ञान करोड़ों रुपया आप दे दोगे, मुझे कहोगे भाई आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, आप इंग्लिश नहीं जानते हो, आप कहोगे 1 करोड़ रुपया ले लो और मुझे इंग्लिश का ज्ञान दे दो, है ना, 1 करोड़ से इंग्लिश का ज्ञान दे दो, और तुरंत, है ना, जैसे कि मान के चलो हम 100 रुपया वाला आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, 100 रुपया देते हैं आइसक्रीम वाला को, 100 वो हमको आइसक्रीम देता है, और मुझे मैं वो खा लेता हूँ, ठीक है, हम लोग वो सब खा लेते हैं, पैसा देते हैं और सामान लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब पैसा दे के और उसी समय हमको ज्ञान लेना क्या हो सकता है संभव? ज्ञान के लिए आपको मेहनत करना होगा, ज्ञान के लिए आपको संघर्ष करना होगा, दिन रात को एक करना होगा, नींद की प्यास, है ना, सबको त्यागना होगा, दोस्ती यार ये सबको भूलना होगा, तब मिलेगा ज्ञान, तब ज्ञान की प्राप्ति होगा। समझ में आ गया? ये हम समझना चाहते हैं समय प्रबंधन। तो समय को सही उपयोग करो, तब समय आपका क्या करेंगे, केयर करेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं।
इसमें समय की बर्बादी को नियंत्रित करना है ना, जब समय बर्बाद को नहीं करना है वही समय प्रबंधन में आते हैं, समय को बर्बाद नहीं करना। समय का प्रबंधन करने के लिए तकनीक हमें जो वो तो जैसे समझाना था हमको समझा दे, इस समय प्रबंधन में आप अच्छा से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समय प्रबंधन मैट्रिक्स आपका एक टॉपिक था, तो ये टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ। देखो समय प्रबंधन मैट्रिक्स में आपको चार्ट बनाना है, जिस तरह का यहाँ चार्ट बना हुआ है ना, देखो ये चित्र बना हुआ है, देखो क्या है, अत्यावश्यक और अत्यावश्यक नहीं, ठीक है, ये आप देख लिया। अत्यावश्यक नहीं, इसको देखना है। जैसा कि महत्वपूर्ण में क्या है, आपात स्थिति, संकट या समस्याएं, समय सीमा वाले परियोजना, दबाव डालने वाले समूह, है ना, ये आवश्यक में आते हैं। अत्यावश्यक मतलब बहुत ही अधिक आवश्यक, और आवश्यक नहीं योजना, व्यायाम, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य। समय प्रबंधन मैट्रिक्स में ये 2 टेबल बनाना है, मतलब रो बनाना है, कॉलम है, रो देखो जिस तरह से बनाया हुआ उस तरह बनाना है आपको। और महत्वपूर्ण नहीं, रुकावट, कुछ ईमेल और फ़ोन, मामूली मुद्दे, कुछ बैठकें, मतलब ये महत्वपूर्ण नहीं है। सही बात है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अनावश्यक चिट्ठी पत्री, ऐसे कार्य जो दिनचर्या के लिए हम लोग कर रहे हैं फालतू, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये आपका तो कितना अच्छा बातें बताया गया है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये आपका उपयोगी चीज़ है, और ये आपका उपयोगी चीज़ नहीं है। जैसे कि आपात स्थिति, संकट या समस्या आता जाएंगे, समय सीमा की परियोजना आएंगे, दवा डालने वाले आएंगे, लेकिन उसका योजना बनाना है, व्यायाम करना है, प्रशिक्षण करना है, स्वास्थ्य के लिए सब सही होता है। तो देखो यहाँ पे कहने का मतलब कि आपको ना, अगर इससे क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए समय प्रबंधन मैट्रिक्स से, तो आपको ये बना के आ जाना है, एग्जाम में नंबर ले लेना है, ठीक है, कहानी खत्म। चलो ये भी हो गया है। अब हम देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तकनीक वाला आया था, समय प्रबंधन की तकनीक की बात किया जाए तो नियोजन प्रणाली है। तो नियोजन प्रणाली को आप क्या करें, सही से पढ़ लें। नियोजन प्रणाली को सही से पढ़ लें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नियोजन प्रणाली समय प्रबंधन की प्रमुख तकनीकों में से एक है। नियोजक प्रणाली यह प्रणाली व्यक्ति के समय को अधिकतम उपयोगी बनाने में सहायक कर सकती है। यह नियोजक प्रणाली एक डायरी या एक नोटबुक या किसी अन्य रूप में हो सकता है जो किसी सुविधाजनक लगती है। इन दिनों नियोजक प्रणाली फ़ोन या कंप्यूटर पर भी बनाए जा सकते हैं। वास्तव में आज कई फ़ोन कंपनियों के पास डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के रूप में नियोजक हैं। एक बार आप योजनाकार प्रणाली को अपना लेते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि योजना बनाने के लिए दिन में कम से कम 10 मिनट का समय अलग रखा जाए। ये समय प्रबंधन की तकनीक है। इसमें से सबसे पहला आपको तकनीक नियोजक प्रणाली ले लेना है। ओके, इनके बारे में जो कुछ लिखना है वो लिखना है, और यहाँ पे नहीं भी अगर नहीं वहाँ से लिख पा रहे हैं तो आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का समझ लेना है, इसको लिख लेना है, ठीक है। 2-3 लिख लो, ज़्यादा नहीं, आपको 2-3 भी लिखोगे तो आपका ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है एक स्थान जहाँ कार्यों को सूचीबद्ध किया जा सकता है, उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है। ऐसी जगह जहाँ टिप्पणी और किसी भी अनुवर्ती सूचना को अंकित किया जा सकता है। एक ऐसा स्थान जहाँ लक्ष्यों और मूल्यों का उल्लेख किया जा सकता है। एक ऐसी जगह जहां अक्सर पता, फ़ोन नंबर, जन्मदिन आदि जैसी सूचना का उल्लेख किया है। किसी भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियोजक प्रणाली को स्थिति के अनुरूप ढालने वाला होना चाहिए। ओके, इसमें से अलग अलग चरण भी हैं। चरण क्या है देखो, अब इनमें से देखें, आपका चरण में से कुछ उदाहरण दिया है, जैसे कि मैं बैंक के मैनेजर को कॉल करना सुबह 10 बजे, 10:30 बजे, सारा को उनके जन्मदिन पर बधाई देना 7:30 बजे, सारा के लिए एक उपहार खरीदना शाम 6-6:30 बजे, परियोजना पर्यवेक्षक के साथ बैठक करना सुबह 11 बजे, सौंपा गया कार्य तैयार करना 4 बजे। एक रूटीन बनाया चरण में, तो ये आपका किस में आ जाता है स्टूडेंट्स, नियोजक, ये प्लान बनाया कि भाई इतने बजे हमको ये करना है, इससे समय का क्या हो जाएगा, बचत होगा। दूसरा में है आपका, देखो, अत्यावश्यक कार्य को जो पूरे होने हैं, आवश्यक है उसे करना। ख में आपका सोचना है कि वे कार्य जो जरूरी के लिए है उसे किया जाना। तीसरा आपका क्या है, कार्य जिन्हें किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लिया हुआ है, देखो, जैसे कि देखो यहाँ पे बैंक के मैनेजर को कॉल करना 10:30 बजे, सारा को जन्मदिन बधाई देना, ख है, ये ख में आता है। सारा के लिए उपहार खरीदना, ये ख में आ जाता है। परियोजना पर्यवेक्षक के साथ बैठक करना, ये क में आ जाता है, ठीक है।
सौंपा गया कार्य तैयार करना ये ग में आता है, बिजली का बिल जमा करना ये क में आता है। ये कहाँ से आता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ विकल्प, जैसे कि क में क्या सही है, ख में क्या सही है, ग में क्या है, क्या जरूरी है क्या नहीं है, ये सभी बातें यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स, इसको आप छोड़ देते हैं, ये हो गया हमारा कंप्लीट। दूसरा है कि आपका समय बर्बाद करने वाले कारकों को रोकना। तो ये मैंने आपको तो वैसे भी बताया भाई, समय बर्बाद करोगे तो फिर बहुत पछताओगे। समय प्रबंधन का एक और तरीका है समय बर्बाद करने वाले कारक को रोकना। जो ऐसा चीज़ जो समय आपका बर्बाद कर रहा है उसे रोकना। मेल ईमेल समय को बर्बाद करने वाले कारक हो सकते हैं। किसी को चैटिंग करना, यहाँ पे मेल ईमेल लिखे हैं लेकिन कोई चैटिंग वाला, समझ लो कि इंस्टाग्राम में हम चैटिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ को रोकना। चैटिंग वैटिंग कर रहे हैं, बातें बातें कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। किसी लड़की को किसी लड़कों को मैसेज करना है, ये सब है ना, बातें कर रहे हैं घंटों घंटों एकदम चैट लगे हुए ऐसे नहीं करना, ये समय की बर्बादी है, उसे रोकना। उसके बाद लिखा है मेल और ईमेल समय को बर्बाद करने वाले कार्य हो सकते हैं। किसी भी कागजी कार्य को इकट्ठा ना कर होने देना चाहिए, देना अच्छा है। मतलब किसी कार्य को ऐसा कागज़ जो फालतू है उसे इकट्ठा करना अच्छा नहीं है। जब भी आपको कोई मेल या ईमेल प्राप्त होता तो एक बार पूरी तरह से उसे पढ़कर फिर तय कीजिए कि क्या क्या जाना चाहिए। ये नहीं कि मैसेज कर रहा है फिर काम कर रहा है, फिर मैसेज कर रहा है फिर काम कर रहा है, फिर मैसेज कर रहा है काम कर रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कोई लोग भी समय बर्बाद करने वाले कारक हो सकते हैं। कभी कोई लोग, जैसे कि किसी दोस्त से आप चैटिंग कर रहे हो, किसी लड़की से, किसी लड़का से, तो उनसे बात करते करते समय कब बीत जा रहा पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ये सब नहीं करना है, हमें अभी लक्ष्य पे ध्यान देना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। समझ में आया क्या? आगे आपका है प्रत्योजन है प्रभावी ढंग से समय का प्रबंधन करने के लिए जब भी संभव हो प्रत्योजन का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्योजन कुछ और नहीं बल्कि किसी और को कार्य सौंपना। देखो, किसी और को कार्य सौंपना। उदाहरण के लिए यदि कोई प्रबंधन कर्मचारी के लिए सम्मेलन आयोजित करना चाहता है तो दूसरों को भोजन की व्यवस्था करने, मनोरंजन की व्यवस्था करने, कर्मचारियों को आमंत्रित करने जैसे विभिन्न कार्य सौंप सकता है। कुल मिला के बात यह समझ जाओ, इसका कहने का मतलब ये है कि ये कोई भी काम दूसरे पर सौंप देना, ठीक है, मतलब अपना काम दूसरे पर सौंप देना, ये भी कभी कभी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, अपना काम खुद से करना चाहिए, दूसरे पर सौंपोगे क्या पता वो सही से काम करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो ये सब इसके उदाहरण हैं। विलंबन से निपटना, इसे कोई ज़रूरी नहीं इसे देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं अब कौन सा इम्पोर्टेंट है, वैसे तो हो ही गया है स्टूडेंट्स। एक टॉपिक हमारा और था यहाँ पे आत्म जागरूकता, ये भी मैंने आप लोगों को दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, तो इसे भी देख लेना है। मैं पहले पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ अपने तरीके से। अंतर्वैयक्तिक कौशल आत्म जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक और प्रासंगिक पहलू हैं। उसके बाद इससे पहले कि हम बाहर देखें, हमें भीतर अपने देखने और अपनी क्षमताओं और कमजोरियों के विषय में जागरूक होने की आवश्यकता है। चलो मैं इसको समझा ही देता हूँ। देखो, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, आत्म जागरूकता की मतलब अपने आप में जागरूक हो जाना, है ना। जो भी करना है ना वो अपने आप में खुद पर विश्वास करना है, खुद पर विश्वास करना कि मुझे ये काम करना है, मैं कर सकता हूँ, आत्मनिर्भर बनना है। यहाँ आत्मनिर्भर बनने को ही आत्म जागरूकता कर रहे हैं। जो काम करना है यहाँ पे और भी कहे हैं कि इसे स्वयं करना है, विचार और व्यवहार को यार इसका अलग ही बात है, मैं आपको समझाता हूँ। जो भी काम आपको करना है ना वो खुद से करना है, किसी पर टालना नहीं है, ठीक है। आत्म जागरूक बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, दूसरे पर हमको निर्भर नहीं होना है कि हम अपने आप पर निर्भर रहना है, हमें खुद से काम करना है। समझ में आ गया? यही होता आत्म जागरूकता। इसके बारे में लंबा लाइन लिख सकते हो कि आत्म जागरूकता क्या है, खुद से काम करना। आत्म जागरूकता मतलब खुद को जागरूक करना, दूसरे को नहीं, खुद को जागरूक करना। समझा क्या? दूसरे के बारे में नहीं सोचना दूसरा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, मेरे दोस्त नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा, मतलब होता है ना सिर्फ बातें, ऐसे नहीं करना। समझ में क्या? ये होता है आत्म जागरूकता। स्टूडेंट्स, तरह से लगभग मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया है, लगभग जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया था ना सभी चीज़ आप लोग करवा दिया। यहाँ पे संवैगिक बुद्धि है, इसे भी आप देखना चाहें तो देख लें, पढ़ लें। इस तरह से मैंने जितना क्वेश्चन आपको दिया था ना तो वो करवा दिया था, ठीक है, उन सभी को मैंने करवा दिया है, तो आप लोग देख लें। और आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें
समस्या समाधान क्या है देख लो। समस्या समाधान एक और तकनीक है जिसका उपयोग तनाव को प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है। सरल शब्दों में इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है जहां हम सामने प्रस्तुत समस्या का समाधान करना चाहते हैं। देखो समस्या का समाधान क्या भाई, जब भी कोई समस्या आता है तो उससे समाधान करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। कोई भी समस्या को जब तक आप समाधान नहीं करेंगे तो समस्या और भी बड़े होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि समस्या का समाधान तो आप कर सकते हैं, नहीं करेंगे समस्या तो वो समस्या और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। समस्या को किसी न किसी तरह से समाधान तो करना ही पड़ेगा। देखता हूँ और क्या इम्पोर्टेंट आपका बन सकता है। स्टूडेंट्स आपका चैप्टर ख़त्म, आपका बुक ख़त्म, दोनों आपका खंड मैंने करवा दिया, दोनों पूरी की पूरी ख़त्म हो चुका है ना, पूरा ख़त्म हो गया भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लगभग सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया है। अब आप लोगों का फर्ज बनता है मेरा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक। आप एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट कौन सा है आप कमेंट करें, और किन का तैयारी करना है आप वो भी कमेंट करें। तनाव प्रबंधन का मैंने कंप्लीट तैयारी करा दिया है, दोनों खंड हो चुका है, खंड 1 भी और खंड 2 भी, दोनों हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले स्टूडेंट मेरे साथ बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो और प्रेम से बोलो।